Is taking a drop for NEET UG really worth it? अब ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं बताऊंगा अपने नीट ड्रॉप की स्टोरी आपके एक बड़े भाई की तरह। फर्क नहीं पड़ता आपकी एज कितनी हो, फिलहाल मैं बड़ा हूँ आप सबसे अकेडमिकली। जो लोग ड्रॉपर्स हैं 25 साल के हो, मैं 19 साल का हूँ। आप क्या कर रहे हो? ड्रॉप ले रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मेरा 3rd ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ MBBS का। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और मैं यही बात आप लोगों से बताऊंगा इस पूरे के पूरे वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, वॉच इट टिल द एंड, बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा अगर आपने ये वीडियो सीरियसली ले लिया तो। लेट्स बिगिन। मेडिकल की कहानी बहुत बड़ी होती है। मेरी 6th क्लास से शुरू हुई थी, जब मेरे दादाजी ने बोला कि तुझे डॉक्टर बनना है। तो तब से मेरी लाइफ थोड़ी सीरियस होना शुरू हुई। उससे पहले बस मैं मेरा बचपन जी रहा था 5th क्लास तक, फिर 6th में आया, नॉर्मल स्कूलिंग थी। पापा ने डेज काउंट करना शुरू कर दिए थे कि अब से लगभग 1800 या 2000 डेज के बाद तेरा नीट का एग्जाम है, तो तेरे पास इतना इतना ज़्यादा टाइम है कि तू पढ़ सकता है। और एक 6th क्लास के बच्चे का दिमाग कैसा होता है सबको पता होगा, क्योंकि हम सब वहाँ से निकले हैं। तो जब मैं 6th में था तो मुझे नीट का भी फुल फॉर्म नहीं आता था कि कैसा पेपर होता है क्या नहीं है। बस 2 नाम सुने हुए थे, एलन और आकाश, कि ये लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इवन कोचिंग भी मैं अपने लोकल ट्यूटर से पढ़ता था, जो मुझे मेरे होम टाउन में पढ़ाते थे। तो मैंने सोचा कि 6th क्लास में ये लोग मुझे हॉस्टल भगा रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं, तो फिर मैंने मना कर दिया। अब कट टू क्लास 10th बोर्ड्स। मैं अपना कुछ डिसीजन लेने वाला था कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है। 10th में लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी मेरी। इससे पहले मैं कुछ डिसीजन लेता, कोविड-19 हिट हो गया। अब जैसे ही कोविड-19 आया, मेरे एग्जाम्स तो पूरे हो गए थे, सब कुछ थम सा गया था। एकदम लाइफ स्टॉप हो गई थी। आगे से कुछ विजिबिलिटी नहीं थी करियर को लेकर के कि आगे क्या करना है। और फिर मैंने 11th अपने होम टाउन में बर्बाद करी, क्योंकि स्कूल चल नहीं रहे थे। टीचर्स वर ऑल्सो लाइक कि तुम ट्यूशन आ जाओ, हम अच्छे से कवर करा देंगे, ये कर देंगे। बट कोविड था, आइसोलेशन था, कोई इतना मूव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अलग पांडे सर, हमारे फेवरेट, उनके लेक्चर्स लेना शुरू करे घर पे। मॉडर्न ABC की 3 मोटी मोटी बुक मंगाई मैंने केमिस्ट्री के लिए, पढ़ना शुरू करा, बट नहीं हो पाई। 12th के अंदर जब मैं था तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर जा करके कोचिंग ली जाए नीट के लिए। तो मैं 12th में जाता हूँ उदयपुर। बहुत अच्छी जगह थी, मेरे घर से बहुत पास थी। तो वहाँ जाके मैंने पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत डेडिकेशन शो करा, सारी चीज़ें करी। डमी स्कूल में था ऑब्वियसली। हाँ, मुझे बताया गया कि आपकी 11th हम कवर करवा देंगे। ये बात सुन करके मैंने एडमिशन लिया था, और 11th कवर उन लोगों ने कराई जब बोर्ड्स के 2 महीने बचे थे रिवीजन पर। तो 2 चॉइसेस थी, या तो मैं बोर्ड्स पे फोकस कर लूँ या मैं नीट पे फोकस कर लूँ। और मैंने चूज़ किया बोर्ड्स पे फोकस करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड सर पे थे, और 11th शुरू ही हुई थी। और नीट के लिए 11th बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है, मुझे बात पता थी। और 2 महीने में कोई भी बच्चा 11th कवर नहीं कर सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो डर था वो शुरू हो चुका था। उसके बाद मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया और 80% समथिंग स्कोर करे बेसिक परसेंटेजेस के साथ। 12th में फेयरवेल मिलने वाला था। इससे पहले मैं अपना फेयरवेल अटेंड करता, मेरे पापा ने कहा कि कोटा चलो। अब सिंस 1 साल में हॉस्टल रुक ही चुका था, तो मुझे पता था कि लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। मैं कोटा चले जाता हूँ, नॉर्मल से हॉस्टल में एडमिशन लेता हूँ। लैंडमार्क सिटी में था मैं, कुन्हाड़ी। तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी चलती है, सीरियसनेस होती है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी होती है मैंने। तो काइंड ऑफ चीज़ें एकदम स्मूथ चल रही थी, फ्रेंड्स बनते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मेजर माइनर सीरीज सारी चीज़ें। जब मैंने एडमिशन लिया था, डेट वॉज आई गेस 2 जुलाई, जब बैच चालू हो गया था, मैं लीडर बैच में था। क्योंकि ऐसे आइलैंड ने ना एकदम पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके देते हैं कि 6th क्लास में जा रहे हो तो PNCF है, फिर आप जाओगे प्री नर्चर, फिर नर्चर, फिर उसके बाद आप एंथुसियास्ट में जाओगे, आई टेस्ट और भी होते होंगे। फिर जो 2 मेन बैच बचते हैं वो होते हैं लीडर और अचीवर। अचीवर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं, जिनको नीट का एक्सपीरियंस है, जिनके 500 आ रहे हैं और जिनको और एडिशनल मेहनत करनी है सिलेक्शन के लिए। लीडर बैच उन लोगों के लिए होता था जिनको बेसिक से पढ़ना है। ये जो बेसिक वर्ड था ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसी चीज़ पर मैं मेहनत करता रहा पिछले 2-3 सालों से। तो मैंने अपने बेसिक्स बनाए और लीडर बैच में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जुलाई के अंदर आई गेस बैच की स्ट्रेंथ थी 280+। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही थी, बट होता ये है कि जनवरी आते आते हमारे बैच में कुछ रह गए थे 40+ स्टूडेंट्स। 240 बच्चों में से 40 ऑलरेडी वापस जा चुके थे, ये सोच के कि नहीं होने वाला है। 200 बच्चे छुट्टी लेने लग गए थे। इवन मैंने भी छुट्टियाँ ली थी, क्योंकि कुछ अननेसेसरी क्लासेस भी लगने लग गई थी जो टाइम खराब करती थी। और तब तक मैं फिजिक्स पढ़ सकता था, केमिस्ट्री कर सकता था। बायो की क्लास होती थी जो अननेसेसरी लगती थी, क्योंकि जो चीज़ पढ़ रखी है उसको वापस से पढ़ना सेम वे में, रिविजन अच्छा होता है, बट इवेंचुअली 2 घंटे खराब कर देना बहुत क्रूशल लगता था मुझे उस फेज के अंदर। मैं फाइनली प्रिपेयर होता हूँ नीट के लिए। नीट से 2 महीने पहले मेरी मेन प्रिपरेशन चालू होती है, जब मैं अपना रिवीजन करना, सारी चीज़ों में लग जाता हूँ। टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, और इवन मैंने कहीं जगह ये बात भी सुन ली थी कि जो लीडर बैच में बच्चे होते हैं वो उनके अचीवर इन मेकिंग होते हैं।
और जो अचीवर वाले होते हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करी थी मुझे, क्योंकि मैंने देखा था कि हमारे बैच में लाइक 280 की स्ट्रेंथ में से 2 या 3 बच्चे ही हैं जो 600 अबव क्रॉस कर रहे हैं। ऐसे मतलब हर जगह हर फ्लोर पे अलग अलग ग्रुप होते थे। और अचीवर में वहीं अगर 250 बच्चे हैं तो उसमें से अराउंड 100 to 150 बच्चों के ऑलरेडी 600 अबव जा रहे हैं। तो मुझे ये बात कहीं ना खाने लगी थी अंदर से कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की तो क्या होगा। और ये सोल रीज़न होता है जो अपना ड्रॉप ईयर पूरा लूज़ कर देते हो, और वो हर किसी के साथ होता है। क्योंकि मेरी ही बिल्डिंग में 6th क्लास से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी ही बिल्डिंग में वो बच्चा है जो पिछले 5 साल से ड्रॉपर है, मेरी ही बिल्डिंग में वो लोग हैं जो ऑलरेडी 600 आ रखे हैं जिनके मार्क्स, और वो वापस से री अटैम्प्ट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको मार्क्स इंक्रीज करने हैं। मेरी ही बिल्डिंग में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मुझसे इतनी ज़्यादा हाई नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने BDS ठुकरा दिया, जिन्होंने वेटनरी ठुकरा दिया जस्ट बिकॉज MBBS टैग इन फ्रंट ऑफ द नेम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए। और मैं जिसकी 11th बर्बाद हो चुकी है, जो 12th में एडमिशन लेने गया था और उससे कहा था कि 11th पढ़ा देंगे आपको, वहाँ पे भी नहीं पढ़ाई गई। इवन कोटा के अंदर भी 11th एंड ऑफ द सेमेस्टर चालू करी थी कि आप आखिरी के 2 महीने, पता नहीं लोगों को कैसे लगता है कि 2 महीने में 11th कवर हो सकती है। बायोलॉजी ऑन दी अदर हैंड वॉज अ बून फॉर मी, मैं बस पढ़ता गया, मार्क्स आते गए। केमिस्ट्री वॉज अ मेजर फैक्टर, मुझे पता नहीं इनऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत ऑसम थे कोटा में। और ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे ग्रुप में काइंड ऑफ रिवॉल्ट चालू हो गया था कि टीचर चेंज करा देते हैं, ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, जबकि वो PhD होल्डर्स थे। आपको सबसे लड़ना था, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो बैच वाले परेशान कर रहे हैं, किसी टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हो तो बैच वाले कंफर्टेबल नहीं है। इन सारी चीज़ों से डील करते हुए तो मैंने सोचा एफिट कि सब कुछ जाए भाड़ में, मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ही देने आऊँगा LN की, और मैं नहीं पढ़ूंगा, अब हो चुका है, 2 महीने हैं, सेल्फ फोकस करो, खुद से जितना कर सकते हो करो, टेस्ट सीरीज दो, मार्क्स पक्का इंप्रूव होंगे, और PYQ अटेम्प्ट करो। ये मेरे एकदम हार्ड गोल्स थे जो मुझे अचीव करने थे। बहुत फेमस URL थी, मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था, इवन कोटा में ही पता पड़ा कि किसी भी लिंक के पीछे अगर आप P ऐड कर दोगे ना तो वीडियो आप MP4 में डाउनलोड कर सकते हो। सिंस वाईफाई नहीं चलता था हॉस्टल में कभी कभार और मैं लाइब्रेरी में होता था, तो मैंने जितनी भी फिजिक्स वाला की वीडियोस थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली, सारी डाउनलोड करके देखी 11th की। और ये वो पॉइंट था जब मेरी 11th स्ट्रॉन्ग हो गई थी। 400 के अब मेरे मार्क्स जा रहे थे 250 से, तो इट वॉज एन इम्प्रूवमेंट फॉर मी, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। 1.5 महीना बचा था कि मेरे हॉस्टल के सामने वाले हॉस्टल में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो गया। पेरेंट्स ने बोला आ जाओ वापस, नहीं करना है, डिप्रेशन का माहौल है हर जगह, और इतने ज़्यादा सुसाइड रेट्स बढ़ चुके थे कि कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि भाई चल क्या रहा है आसपास, लोग इतने सीरियस हैं इस एक एग्जाम को लेकर के जो कि सीट की अश्योरिटी और गारंटी भी नहीं देता है कि वो अपनी लाइफ गिव अप कर रहे हैं। वेट किया, 1 महीना और अच्छे से पढ़ा, बायोलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना भी था, और मैग्नेटिज्म, ये चीज़ें थी जो मैंने अच्छे होल्ड पर रखी थी, और इनको लेकर मैं पेपर अचीव करने गया। और डिप्रेशन उस टाइम पर भी था क्योंकि मेरा सेंटर उदयपुर आया था, और जो मेरे उदयपुर वाले फ्रेंड्स थे वो सेम सेंटर में आए थे, तो वहाँ मिलके फील हो रहा था वो एनर्जी, वो ऑरा, वो वाइब कि अब क्या होगा, सारे दोस्त मिल चुके हैं। मिले, सबसे बात हुई, पेपर अटेम्प्ट करा, इवन उन्होंने गणेश जी उतरवा दिए थे मेरे गले से कि आप कुछ मेटल का लेके नहीं जा सकते, आप कोई थ्रेड लेके नहीं जा सकते, सारी चीज़ें। इतना होने के बाद मैं आता हूँ, मैंने अपनी स्कोर शीट मिलाई, मुझे 480 समथिंग अब दिख रहे थे। रिजल्ट का वेट करता हूँ, रिजल्ट आता है 461, और ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वैसा पॉइंट था, मुझे लगा कि अगर मैंने 1 साल और मेहनत करी तो मुझे श्योरली JMC मिल जाएगा। अब ये होता है ना कि 1 साल और मेहनत करी मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये एक ट्रैप है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि जो बच्चे 5 साल से मेहनत कर रहे हैं कोटा में, मेरे दोस्त थे, इवन सीनियर्स बोलते थे, हम उनको भैया दीदी करके बात करते थे, उन्होंने यही चीज़ बोली कि पहले अटेम्प्ट में उनके 200 थे, फिर 400 हुए, फिर 550 हुए, फिर 610 620 हुए, बट उस टाइम कट ऑफ 624 या 630 चला गया तो उनको कॉलेज नहीं मिला। उन्होंने 5th अटेम्प्ट दिया और 610 से वो गे करके 556 पे आ गया वापस। ये जो पार्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अचीव कर लोगे और एंड मोमेंट तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें कुछ बीमारी हो गई, या तुम पेपर देने नहीं जा पाए, या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे। नेगेटिव मार्किंग बहुत हुई क्योंकि तुक्के भी लगाए थे मैंने, क्योंकि जो क्वेश्चन लगता है ऐसा कि तुम जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्के लगा देते, क्या पता सही हो, क्योंकि ना मैं हमेशा 50% की चॉइस में फंसता था, और उस कारण से मेरे कुछ 26 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी, और अगर वो 26 माइनस नहीं होते तो मुझे सेमी गवर्नमेंट मिल जाना था। अब वो बात भी अलग है। तो देखो, मैंने ना एक बात सीखी मेरे ड्रॉप ईयर से, वो ये है कि जो ट्रैप होता है ना कि इंक्रीज कर लेंगे मार्क्स, तुम्हें नहीं पता अगले साल क्या होना है, क्योंकि तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यार। क्योंकि मैंने जब मेरे पापा से बात की थी कि मुझे ड्रॉप लेना है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे मेरे ड्रॉप के कि तू साल खराब मत कर,
क्योंकि MBBS मजाक नहीं है यार कि 3 साल में तुम्हारी डिग्री खत्म हो जाएगी। तो मैं 5.5 साल मेहनत करनी है, फिर तुम PG के लिए अगर ड्रॉप ले लोगे, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे 3 साल, जैसे मुझे सर्जन बनना है तो 3 साल की जनरल सर्जरी होगी, 5.5 + 3 8.5। अगर मुझे सुपर स्पेशलिटी करनी हुई तो उसके लिए 2 साल या 3 साल अलग है। अब मैंने अगर उसके लिए ड्रॉप ले लिया तो फिर बात, तो मतलब ओवरऑल कोर्स का ड्यूरेशन 12 साल हो जाएगा, और अगर मैं एक और ड्रॉप ले लूँगा तो 13 साल हो जाएगा। तो उम्र मेरी बढ़ रही है, साथ ही साथ पेरेंट्स की भी बढ़ रही है। तो आपको अपने पेरेंट्स का सबका ध्यान रखना होगा इस पूरे प्रोसेस में। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ड्रॉप नहीं लूँगा, और क्या क्या ऑप्शन है। तो पापा ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख ले, हम लोग फंड कर देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे ये था कि पापा के पास जो सेविंग्स हैं वो मिला के एजुकेशन लोन लेके थोड़ी सी प्रॉपर्टी गिरवी रख करके मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं जाना था। MBBS फिजिशियन की सैलरी क्या होती है? 60 to 80,000 अगर आप कहीं अच्छी जगह से कर रहे हो तो, और 30 to 40,000 अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हो तो। इस सैलरी से क्या मैं वो चीज़ रीपे कर पाऊंगा जो मेरे पापा ने मेरे लिए की थी? आंसर है नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे PG करना होगा। उसके बाद सैलरी क्या होगी? 1 to 3 lakhs अगर मैं अच्छी जगह से PG कर पाया तो। उसके बाद मैं रीपे कर पाऊंगा, बट कब तक? आने वाले 2 या 3 साल में। तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं खा रही थी कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक फिजिशियन बनना, जिसको कोई पूछता नहीं है आजकल। आप कहीं पे भी जाओगे तो लोग पूछेंगे कि भाई आपने मास्टर्स किस में किया, आपने PG कौन से लेवल पे कर रखी है, कि आपने PG कौन से डिपार्टमेंट में की है, कि आप MS सर्जन हो, ठीक है, या भाई आप MD इन गायनेकोलॉजी हो, या आप MD फिजिशियन हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैं बहुत मैटर करती हैं। तो इतना सब सोचने के बाद मैंने एक ही चीज़ डिसाइड करी कि मुझे ना ड्रॉप लेना है, और ना मुझे मेरी उम्र ख़राब करनी है, और ना मुझे मेरे माँ बाप का पैसा ख़राब करना है। तो ये सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं आऊँगा अब्रॉड। अब अब्रॉड क्यों आना था, कैसे आना था, ये वीडियो उस चीज़ के लिए नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं मेरे चैनल पे, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ये बात थी मेरे ड्रॉप ईयर की, कि मैंने क्या सीखा, मैं आप लोगों को क्या बता सकता हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इस चीज़ को कितना समझ सकते हो, कितना अपने ऊपर ले सकते हो। मैं एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा आप सारे लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ड्रॉपर है, किसी के 5 ड्रॉप हैं, किसी का पहला ही है, किसी ने ड्रॉप ही नहीं लिया है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और आपके 500 मार्क्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, और आपका पहला ही अटेम्प्ट क्यों ना हो, आप या तो अब्रॉड आ जाओ या आप कोई दूसरा कोर्स कर लो। अगर आप पैशनेट हो MBBS को लेकर के तो आप श्योरली अब्रॉड आ जाओ। अगर आप नहीं हो, आप BSc करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप BSc कर लो। बट BSc के बाद भी चांसेस होते हैं कि आप अब्रॉड ही आओगे, क्योंकि मेरे ईयर में आई गेस 3 या 4 लोग हैं जो बैचलर्स करने के बाद अब्रॉड आ रखे हैं। तो मैंने ये चीज़ भी देखी है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको DR का टैग चाहिए अपने नाम के आगे। अब वो आपकी उम्र खराब करके आपको मिल सकता है, माँ बाप का पैसा खराब करके मिल सकता है, या दोनों चीज़ें बचा करके आपको मिल सकता है। तो जो ऑप्शन C है ना MBBS अब्रॉड का, मोस्टली लोगों को यही चूज़ करना चाहिए, और मैं इसके फेवर में हूँ। क्योंकि मैंने देखा है इंडिया के अंदर 24-25 लाख बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो भाई आप प्राइवेट जाओ, अगर आपके पास रिजर्वेशन कोटा है तो आप रिजर्वेशन कोटा से ट्राई कर लो। बट अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है और आपके 500 के ऊपर नहीं जा रहे हैं पहले ही अटेम्प्ट में, आप यहाँ आ जाओ, आप अपना साल बचा लो। ऑल आई वॉन्ट इज दिस। किसी भी यूनिवर्सिटी जाओ, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जाओ, डज नॉट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स इज योर एज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राइट नाउ मैं मेरा 2nd ईयर में हूँ और मैं अभी 19 ईयर्स का हूँ। मेरा पहला अटैम्प्ट था, मेरा पहला ड्रॉप था, 461 आ गए, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ड्रॉप नहीं लिया। अगर मैं ले लेता तो पता नहीं आज किस खड्डे में पड़ा हुआ होता, क्योंकि मैं मेरे 3 या 4 साल सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जहाँ मैं जाके देखूंगा कि फर्स्ट ईयर में हम सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई 25 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 17 साल का है। तो जो 17 और 25 का गैप है ना, 8 साल का, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हो सकता है 25 साल वाले के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, बट क्या वो पूरा मीन टाइम अपना एंजॉय कर पाया? वो जब तक MBBS करके निकलेगा, 17 साल वाला MBBS कर चुका होगा। ये जो पैराडॉक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पापा, मम्मी, पड़ोसी सबने मुझे एक बात बोली कि अगर तेरे पेरेंट्स पैसे खर्च कर रहे हैं तो तुझे क्यों नहीं करनी MBBS। फाइनेंशियल बर्डन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान नहीं निकल सकता अगर वो कमा नहीं रहा हो तो। यही चीज़ थी। तो मैंने अपने पापा मम्मी से कहा कि मैं कोटा वापस जा रहा हूँ ड्रॉप लेना है, और इस बार मैं श्योरली कर लूँगा। वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, लिटिल कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे अंदर आता है कि 460 थे, थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे ना तो पक्का 600 क्रॉस करेंगे। बट राजस्थान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अलग है, पता नहीं क्या है वहाँ सीट्स का एलोकेशन, कि 650 तो मिनिमम मार्क्स हैं, आपको इतने चाहिए ही चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एक लो क्लास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर आपको SMS चाहिए जयपुर का तो इट शुड बी अबाउट 700+। बस फिर क्या था, मैंने सोचा और 3 दिन बाद अपने पेरेंट्स को बोला कि अब्रॉड जाना है MBBS करने के लिए। पापा ने कहा कि अब्रॉड नहीं भेजेंगे, प्राइवेट से कर ले, और स्टबर्न तो मैं बचपन से ही था, इतनी जिद पकड़ ली कि नहीं बाहर ही जाना है। बाहर क्यों जाना था?
रीज़न सिंपल थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ नाम की डिग्री दे रहे हैं, हिडन चार्जेस, ठीक है, एफिलिएटेड भी नहीं होंगे इवन वो कि आप वहाँ से यूएसएमडी दे पाओ या ब्लैब दे पाओ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे बस ये था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर मुझे कहीं मिल जाए कम पैसे के अंदर, जिसमें मुझे डिग्री भी मिल जाए, नॉलेज भी मिल जाए और मैं कहीं फॉरेन सेटल भी हो सकूँ इन फ्यूचर जा करके, तो वाई नॉट। ये चीज़ मैंने खुद से पूछी, अपने पेरेंट्स से पूछी और जो पड़ोसी थे उन सब से पूछी और मुझे मेरा आंसर मिला कि तेरे को जाना चाहिए। तो मैं फाइनली रशिया आ गया और अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है एंड आई एम राइट नाउ 19। तो जो भी मुझसे बड़े हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो, डज नॉट मैटर कि आपकी एज 20 है 21 है, इट इज़ टू सून टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ये एक बात है जो समझ लो। अगर आप 21 साल के हो, अगर आपने इस साल सोच लिया MBBS करनी है, जेएमसी नहीं मिला, आ जाओ, 1 साल बचेगा। अगर आप 17 साल के हो, आपने सोच लिया कि भैया 3-4 साल ट्राई करके देख लेंगे, नहीं मिलेगा, एज को अपने दिमाग में रखो कि इतना टाइम है, होगा होगा, नहीं होगा हटाओ उसको साइड में। ये चीज़ है, कर लोगे बेस्ट है आपके लिए। होप सो जो भी लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, मैं उन्हें कुछ अपनी तरफ से समझा पाया हूँगा। एंड बाकी दैट्स इट गाइस। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग या कुछ भी इशू आ रहा हो, भले आपके नीट को लेकर के, ड्रॉप को लेकर के, एडमिशन को लेकर के, या कोई लाइफ इशू ही हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, शेयर इट विद मी। मैं काइंड ऑफ तुम्हारा फ्री का थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ और मैं श्योरली उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करूँगा अपने कमेंट्स में। That's it for the video. Thanks a lot for watching and happy 1.6K family. मिलते हैं अगली वीडियो में। 10 विदानिया।